हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल एंड सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स की पाठशाला में। एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप लोग इस मिशन के अंदर जैसे जैसे मैं चैप्टर्स कवर अप करा रहा हूँ आप उसको कर भी रहे होंगे, ठीक है? और तभी फायदा है, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ ऑल दीज क्लासेस। सो आई वांट कि जो भी मैं कराता हूँ आपको सेम डे घर पे उसको पढ़ना है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस उसके ट्राई करने हैं, सो दैट वो चैप्टर उसी दिन आपका भी पूरी तरह से वाइंड अप हो जाए, राइट? ठीक है सर। सो अभी तक वी हैव कवर्ड अराउंड 7 classes and in 7 classes we were doing customs and I promise you that from that today that we will be starting with international tax, right? So when I talk about international tax, we have somewhere around 4 chapters. One is advanced ruling, double taxation avoidance arrangements, and then is your transfer pricing and then taxation of non-residents, right? So ये 4 चैप्टर्स अगर हम कवर अप करते हैं तो इसके अंदर हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर अप हो जाता है। सो गाइज आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे DTAs, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स को, और हमारी जो क्लास रहेगी अब से दैट विल बी ऑल्टरनेटिवली, दैट इज TTS, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। आई एम वेरी श्योर कि इससे आपको टाइम भी मिल जाएगा उस चैप्टर को कवर अप करने का। तो ये जो चैप्टर मैं आज आपके साथ कराने जा रहा हूँ दैट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, ये चैप्टर जैसे ही मैं कंप्लीट कराऊंगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने सारे ट्राई करने हैं, ठीक है? जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आई एम वेरी श्योर उसमें ना कुछ पोर्शन डिडक्शन का भी आएगा। सो आई वांट यू पीपल कि आप साथ साथ डिडक्शन के भी चैप्टर को रिवाइज करें। हालांकि 2 क्लासेस ऑफ डिडक्शन ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, अगर आपको नहीं याद आए तो आप वहां से भी देखकर उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है जी? ठीक है सर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स। सबसे पहले इस चैप्टर का बेस बनाते हैं कि ये चैप्टर आया कहाँ से और क्यों आया। देखिए, जब भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सिंग अ पर्सन इन एनी कंट्री, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंट्री में टैक्स करने का बेस क्या होता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो व्हाट यू विल सी कि या तो आपको टैक्स किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रेजिडेंशियल स्टेटस इन दैट कंट्री, दैट मीन्स इफ यू आर रेजिडेंट इन दैट कंट्री definitely your global income will be taxable, and in case if you are not resident in that country then also your income can be taxable if your source of income is in that country. So crux of the story, the taxation of any person is based on 2 rules. One is residential principle, the other one is source principle. So ये जो 2 principles बनाए गए हैं, और कई लोग कई countries तो क्या करती हैं, दोनों प्रिंसिपल्स यूज करती हैं। इसका मतलब रेजिडेंशियल को भी यूज करती हैं और सोर्स को भी। फॉर एग्जांपल इन इंडिया में टैक्सेशन के दोनों प्रिंसिपल्स हैं। सो ऑलमोस्ट इन ऑल कंट्रीज ज्यादातर आप देखेंगे दोनों प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन हम चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। देखिए, सपोज करो कि एक मिस्टर एक्स है जो कि इंडिया में रेजिडेंट है और वो यूएस में कोई कॉन्सर्ट करने जाते हैं और वहां से वो इनकम अर्न करते हैं। So now what is happening in this? जो उन्होंने कॉन्सर्ट किया क्योंकि वो यूएस में था तो सोर्स ऑफ इनकम यूएस में था, लेकिन क्योंकि वो रेजिडेंट कहां के थे, इंडिया के। अब इंडियन गवर्नमेंट मिस्टर एक्स को बोलती है कि आपको उस सोर्स पे हमें टैक्स पे करना है। व्हाई? बिकॉज यू आर रेजिडेंट इन इंडिया। और यूएस गवर्नमेंट कहती है कि आपको हमें भी टैक्स पे करना है। द रीजन बीइंग इज दैट सोर्स ऑफ दैट इनकम वाज इन यूएस, सो वी आर नॉट बॉदरिंग कि आप कहां पे रहते थे, वी आर मेनली कंसर्न विद कि आपका सोर्स क्योंकि यूएस में था तो आपकी इनकम पर हम लोग टैक्स लगाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, इंडिया ने सेम इनकम पे टैक्स लगाया बिकॉज ऑफ रेजिडेंशियल प्रिंसिपल और यूएस में टैक्स लगाया जस्ट बिकॉज ऑफ सोर्स प्रिंसिपल, राइट? सो क्या आपको नहीं लग रहा कि दिस इज टैक्स्ड इन बोथ द कंट्रीज? यस, सो दिस इज कॉल्ड डबल टैक्स, इसको बोलते हैं डबल टैक्स। सो डबल टैक्स का मतलब भी यही होता है दैट इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्स्ड इन मोर देन 1 ज्यूरिसडिक्शन, इसको हम डबल टैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है जी? ठीक है सर। और आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन कहा जाता है, वेयर इनकम सेम है बट 2 अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में उसको टैक्स किया जा रहा है। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड एज डबल टैक्सेशन। हमें यहां पर क्या बढ़ाया जा रहा है कि उस डबल टैक्सेशन से आपको किस तरीके से रिलीफ दिलाया जा सकता है, ठीक है जी? सो हम लोग यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। अब वो रिलीफ आपको कैसे दिया जाएगा ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है सर? चलिए, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर को।
सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट आर दी मेथड्स या व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ रिलीफ। मतलब अगर आपकी इनकम डबल टैक्स हो रही है तो उसमें किस तरह का रिलीफ आपको दिया जा सकता है। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीफ, वन इज कॉल्ड एज बायलैटरल and one is called as unilateral. Now what is bilateral, what is unilateral? Bilateral का मतलब होता है जहां पर दो कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो मिलकर डिसाइड करती हैं कि हमें किस तरीके से अपने रेजिडेंट्स को डबल टैक्सेशन से बचाना है। तो बायलैटरल रिलीफ्स क्या होते हैं जनरली, जहां पर दो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें अपने रेजिडेंट को किस तरीके से डबल टैक्सेशन से बचाना है। ठीक है जी। और ऐसे में वो दो कंट्रीज आपस में क्या करती हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेती हैं। ठीक है जी। तो बायलैटरल रिलीफ अक्सर कब देखा जाता है, जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो है वो प्रिवेल करता है इन एनी टू सॉवरेन कंट्रीज। सॉवरेन कंट्रीज क्या होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो अपने डिसीजंस खुद से ले सकती हैं। ठीक है जी। सो जब दो अलग अलग सॉवरेन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो मिलकर अपने बीच में एक ट्रीटी साइन करती हैं तो इसको बोलते हैं बायलैटरल रिलीफ। ठीक है जी। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, बहुत सारे ऐसी स्पेसिफाइड टेरिटरीज हैं जिनमें हमारी आज भी कोई ट्रीटी साइंड नहीं है। ठीक है जी। तो फिर ऐसे में गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि इन केस अगर हमारी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट्स नहीं है, कोई ट्रीटी साइंड नहीं है, तो भी हम आपको रिलीफ देंगे, बट दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिलैटरल रिलीफ। सो यूनिलैटरल रिलीफ कब होता है बच्चे, जब DTAAs डू नॉट प्रिवेल। तो जब DTAAs प्रिवेल नहीं करती यूनिलैटरल, और जब DTAAs प्रिवेल करती हैं तो दिस इज बायलैटरल। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिलीफ विद अस, वन इज बायलैटरल, वन इज यूनिलैटरल। क्लियर हो गया जी? ठीक है सर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बायलैटरल पे बात करते हैं। ठीक है जी। पूछा गया कि सर अगर हमें बायलैटरल रिलीफ मिल रहा है तो हमें किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है। तो बेटा इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है जिसके अंदर आपको ये कहा जाता है टैक्स क्रेडिट मेथड, और एक होता है एग्जम्पशन मेथड। एग्जम्पशन मेथड। अब टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है, टैक्स क्रेडिट मेथड में ना जो आपकी इनकम है ना वो टैक्स की जाएगी बोथ इन द रेजिडेंट कंट्री ऑल्सो, इन द सोर्स कंट्री ऑल्सो। दोनों तरफ इनकम को टैक्स किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोई एक कंट्री जो है वो क्रेडिट दे देगी टैक्सेस विच इज पेड इन द अदर कंट्री। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इंडिया वाले कहते हैं कि आपको इंडिया में भी टैक्स देना है, यूएस में भी टैक्स देना है, और फिर इंडिया वाले अपने रेजिडेंट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्या क्रेडिट दे देंगे, किस चीज का, वो टैक्स का जो उसने कहां पे करा होगा, यूएस में। ठीक है जी। इन जनरल वैसे ऐसा नहीं होता। इन जनरली क्या होता है, सपोज करो आपने इंडिया में टैक्स किया, पे करा 100 रुपए का, और यूएस में पे करा 80 रुपए का, तो आपकी जेब से टोटल कितना चला गया, 180। ठीक है जी। तो टैक्स दोनों तरफ लग गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि हम अपने रेजिडेंट्स को क्या करेंगे, 100 और 80 विच एवर इज लोअर, क्या उसका क्रेडिट दे देंगे। ठीक है। तो 100 और 80 विच एवर इज लोअर, यानी कि 80 रुपीज का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने सफर कितना किया, 180, 80 रुपीज का क्रेडिट आ गया, तो आपकी जेब से नेट कितना गया, 100। क्लियर है? अच्छा, अगर आपने यूएस में 120 पे करा होता तो अगेन विच एवर इज लोअर का क्रेडिट मिल जाता, 100 और 120 विच एवर इज लोअर, 100 का क्रेडिट। तो जैसे ही आप 100 का क्रेडिट ले लेते तो आपकी जेब से 100 एंड 120, 220 गया था, 100 रुपए का क्रेडिट आ गया, तो नेट आपकी जेब से पेबल कितना हो गया, 120। तो इस तरीके से टैक्स क्रेडिट मेथड जो है वो वर्क करता है। ठीक है सर। अब एग्जम्पशन मेथड कैसे काम करता है, देखिए एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है कि दो कंट्रीज जो आपस में ट्रीटी साइन कर रही हैं उनके बीच में कुछ इस तरह से समझौता होता है कि ईदर टैक्स जो होगा विल बी डन बाय रेजिडेंट कंट्री और विद द सोर्स कंट्री, यानी कि कोई एक टैक्स करेगा और दूसरा उसको एग्जम्प्ट करेगा। तो अगेन अगर ऐसा हो जाए तो डबल टैक्स नहीं होगा। ठीक है ना। तो एग्जम्पशन मेथड में या तो टैक्सेशन रेजिडेंट वाली कंट्री करेगी या फिर सोर्स वाली कंट्री करेगी। अगर रेजिडेंट कंट्री कर रही है तो सोर्स वाली एग्जम्प्ट कर देगी, सोर्स वाली कर रही है तो रेजिडेंट वाली एग्जम्प्ट कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है पार्ट ऑफ द इनकम पे रेजिडेंट कंट्री टैक्स करे, रिमेनिंग को वो एग्जम्प्ट कर दे, जिससे उसने एग्जम्प्ट करा क्या उस पार्ट पे सोर्स वाली कंट्री टैक्स लगा दे,
और रिमेनिंग को एग्जाम्प्ट कर दे। इन क्रक्स ऑफ द स्टोरी, जिस पार्ट पे मैं टैक्स लगाऊंगा यानी कि रेजिडेंट कंट्री, उस पार्ट पे वो एग्जाम्प्ट करेंगे, और जिस पर वो टैक्स लगाएंगे उसे मैं एग्जाम्प्ट करूंगा। तो यहाँ पे फिर क्रेडिट देने का झंझट खत्म, क्या बाय डिफॉल्ट डबल टैक्सेशन आएगा ही नहीं। ठीक है सर, तो एग्जाम्पशन मेथड में टैक्स विल बी लेविड in one of the two countries and the other country definitely will exempt that portion of income जिस पर दूसरी कंट्री टैक्स लगा चुकी होगी। ठीक है सर। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहते हैं डीटीएस लाया क्यों गया। देखिए, अगर मैं जेनरिक थोड़ा सा अगर मैं जनरल होकर बात करूंगा तो आप ये बोलोगे डीटीएस का ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों को डबल टैक्सेशन अवॉइड करना था। बिल्कुल सही है सर, दिस इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो वैसे जब डीटीएस साइंड होती है ना तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे रिकवरी ऑफ टैक्सेस, अगर इंडिया से कोई आदमी भागकर चले जाता है किसी दूसरी कंट्री में, तो डीटीएस साइंड जब होती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि इन केस अगर कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ से टैक्स इवेजन करके आपकी कंट्री में आएगा तो आप हमें हेल्प करोगे फॉर रिकवरी ऑफ टैक्सेस। इसके अलावा जो डीटीएस साइंड होती है उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं म्यूचुअल बिजनेस को एनहांस करना भी होता है, यानी कि दो कंट्रीज चाहती हैं कि हमारे रिलेशंस बेहतर हो और हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस बेहतर हो, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, हमारी एक्टिविटीज दोनों कंट्रीज के अंदर आपस में बढ़े। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट होता है डीटीए को साइन करने का। तो अगर कोई पूछता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीटीएस, तो खाली आपने ये नहीं लिखना अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। सो जनरली देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स। एक लिख लीजिए आप यहां पर रिकवरी ऑफ टैक्स। ठीक है जी, रिकवरी ऑफ टैक्स। फिर दूसरा है दूसरा पढ़ेंगे जरा, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ इवेजन या अवॉइडेंस ऑफ टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट और अंडर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन दैट कंट्री या स्पेसिफाइड टेरिटरीज। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि हम प्रिवेंट कर सके इवेजन को या अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस को। ठीक है सर। या अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर दिस एक्ट, मतलब ये तो आपको पता ही था कि डीटीए का ऑब्जेक्टिव अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स होता है, ये तो हमें पता ही है। फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिससे इवेजन और अवॉइडेंस को बचाया जा सके, रिकवरी ऑफ टैक्स भी होता है। तो 3 तो हमारे हो गए। अब एक वेरी इंटरेस्टिंग रिलीफ देंगे हम, और मैंने कहा यहां पर जो आप रिलीफ दे रहे हैं ना उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन को बेटर करने के लिए। ठीक है ना। फर्स्ट वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको रिलीफ देते हैं, या तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, यानी कि हम आपको रिलीफ दे देंगे कि हम आपकी इनकम को ही छोड़ देंगे। ठीक है ना। या फिर इनकम पे तो हम टैक्स लगाएंगे और उस इनकम टैक्स को छोड़ देंगे। तो या तो आप रिलीफ किसका दोगे, इनकम का। इनकम का रिलीफ मतलब इनकम पे टैक्स नहीं लगाना, या फिर टैक्स तो लगाएंगे और रिलीफ क्या करेंगे, इनकम टैक्स। तो ध्यान रखना, ग्रांट करेंगे रिलीफ, रिलीफ किस चीज का, या तो इनकम का। कौन सी इनकम, ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बोथ इन इंडिया या इन दैट कंट्री स्पेसिफाइड टेरिटरी, यानी कि उस इनकम को ही हम रिलीव कर देंगे जिस पर टैक्स दोनों कंट्री में बनता था। ठीक है जी। या फिर उस इनकम टैक्स को हम रिलीव कर देंगे जो कि चार्जेबल इन इंडिया या अंडर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, और मैंने पहले ही बोला द पर्पस इन दिस इज टू इंप्रूव म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स, तो मैं फिर रिपीट करूंगा, रिकवरी ऑफ टैक्स तो था ही, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन भी था, ग्रांटिंग रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम या ग्रांटिंग रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स विद एन इंटेंट फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस को बेटर करने के लिए। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डबल टैक्सेशन, सॉरी, फॉर प्रिवेंशन ऑफ इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस, हम लोग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी कर सकेंगे थ्रू दिस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स का काफी बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5। कहते हैं इन केस अगर डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 पाया जाए तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 115A में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट हमारी कंट्री में लेंडिंग करता है, ठीक है ना, लेंडिंग करता है, तो उसको बदले में हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट।
तो उस पर चार्ज किया जाएगा 20% टैक्स। ये सेक्शन 115A में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां पे जब नॉन रेजिडेंट लिखता हूं तो मैं, ये सबके लिए है, यूएस, यूके, कहीं का भी व्यक्ति हो, अगर वो इंडिया में लेंडिंग करेगा और उसको बदले में अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उस इंटरेस्ट पे 20% टैक्स कटेगा। ये सेक्शन 115A में लिखा हुआ है, दैट इज प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ठीक है सर। अब हुआ ये कि इंडो यूएस ट्रीटी साइंड होती है और उसके अंदर इंडो यूएस ट्रीटी में लिखा जाता है कि अगर यूएस का नॉन रेजिडेंट इंडिया में लेंडिंग करेगा तो हम सिर्फ टैक्स लगाएंगे 5%। अब बताओ प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि एक्ट कहता है 20%, क्योंकि एक्ट में यूएस की बात नहीं कही गई, सभी नॉन रेजिडेंट्स की बात की गई, और इंडो यूएस ट्रीटी कहती है कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा 5%। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पर अब आप इमेजिन करके देखो कि 20% एंड 5%, 20%, 5%, इस तरह से बातें हो रही हैं। सो सिंपली यू नीड टू टेल मी कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी 20 और 5, 20 और 5, तो अब क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भैया एक्ट कहता है 20 और डीटीए कहती है 5। तो उन्होंने यहां पे क्लियर किया कि जब भी इस तरह का कोई भी प्रोविजन आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो आमतौर पे मोर स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल करेगा। अब आप समझ सकते हो मोर स्पेसिफिक यहां पे कौन है? डीटीएस। तो क्या डीटीए प्रोविजन विल प्रिवेल, लेकिन साथ में एक बात और ध्यान रखनी है कि विच एवर इज मोर बेनिफिशियल वो अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आमतौर पे आपको यही याद रखो, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल दैट शैल अप्लाई, क्योंकि डीटीए का ऑब्जेक्टिव आपको बेनिफिट देना था। अगर मान लो यहां पर 25 आ जाता है तो अब आप सोच के देखो 25 अगर आ जाएगा तो अगर मैं बोलूं डीटीए ही प्रिवेल करेगी तो फिर तो गलत हो गया। आम लोगों पे 20 और डीटीए की वजह से 25 यूएस के नॉन रेजिडेंट्स पे, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। तो फिर इसलिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि जब भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं इन द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट एंड डीटीएस के अंदर, वो प्रोविजन प्रिवेल करते हैं विच इज मोर बेनिफिशियल टू दी असेसी। ठीक है जी, ठीक है सर, ध्यान रखना है आपने। चलिए अब आ जाते हैं, बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा कोई ट्रीटी साइंड नहीं है। तो जहां हमारा ट्रीटी साइंड नहीं है वहां पर आपको दिया जाएगा यूनिलेटरल रिलीफ। लेकिन यूनिलेटरल रिलीफ किसे मिलता है पहले वो कंडीशन समझ लीजिए, और कितना मिलता है वो भी समझ लेंगे, फिर हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो लॉ ने कहा यूनिलेटरल रिलीफ हम किसको देंगे? जो रेजिडेंट होगा हमारी कंट्री के अंदर इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि सेक्शन 91 यूनिलेटरल रिलीफ प्रोवाइड करता है सिर्फ उन लोगों को, दोज हु आर रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पहला नंबर, कुछ इनकम मस्ट हैव अक्रूड। आपकी कोई इनकम ऐसी जरूर होनी चाहिए जो अक्रूड या अराइज होनी चाहिए टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एंड इट शुड ऑल्सो बी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। क्या मतलब है? आपकी कोई इनकम ऐसी जरूर हुई होनी चाहिए जिसका अक्रूड और अराइज भी बाहर हुआ था, और जो रिसीव भी कहां हुई थी? बाहर हुई थी। अक्रू अराइज भी बाहर हुई थी, रिसीव भी कहां हुई थी? बाहर हुई थी। असेसी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रू अराइज नहीं थी। फिर से सुनेंगे, सिर्फ रेजिडेंट को देना है। आपको तभी ये बेनिफिट मिलेगा जब आपकी कोई इनकम थी जो कि अक्रू अराइज भी बाहर हुई थी, रिसीव भी बाहर हुई थी। इंडिया में वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं हुई होनी चाहिए, टैक्स हुई होनी चाहिए बोथ इन इंडिया एंड इन फॉरेन कंट्री। डीटीए प्रिवेल नहीं करती, और असेसी हैज पेड टैक्स इन अदर कंट्री ऑल्सो। अगर ये कंडीशन आप पूरी कर दोगे तो आपको हम यूनिलेटरल रिलीफ दे देंगे। एक बार दोबारा देखते हैं। पहला क्या है? असेसी मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। उसकी कोई इनकम थी जो कि उसने अर्न करी थी, अक्रू अराइज भी बाहर हुई थी, रिसीव भी बाहर हुई थी। असेसी को प्रूव करना है कि वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए, डीटीए प्रिवेल नहीं करना चाहिए, और आपने बाहर कोई ना कोई टैक्स भी पे करा होना चाहिए ऑन द सेम इनकम। अगर ऐसा है तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर यूनिलेटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अब यूनिलेटरल रिलीफ कितना मिलता है वो भी देख लीजिए। यहां पे उन्होंने कह दिया कि यूनिलेटरल रिलीफ जो होगा वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग होगा। जो भी हम लिखेंगे दोनों में से जो लीस्ट होगा। नंबर 1 पे लिखेंगे आप, जो भी आपने टैक्स पे करा होगा आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी, इंडिया के बाहर आपने जो टैक्स पे करा होगा वो, या फिर जो भी हमारा एवरेज टैक्स रेट आएगा इन इंडिया मल्टीप्लाइड बाय
डबल टैक्स्ड इनकम। ठीक है, इन दोनों में से जो लोअर होगा ना वो हम आपको यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91 में दे देंगे। ठीक है जी, अब इस पर अब हम करेंगे क्वेश्चन, तभी हमें पूरा क्लियर होगा कि यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91 में ग्रांट कैसे होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस जो हैं अपनी बुक में दिए हुए हैं, सो आई वांट यू पीपल कि प्लीज इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर वो सारे जरूर ट्राई कर लीजिएगा, सो दैट आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ही मैंने पहले ही बोला इन क्लासेस का बेनिफिट तभी होगा जब आप ये सारा चैप्टर जो है आज ही वाइंड अप करेंगे अपने घर में। ठीक है, देन ओनली यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दीज चैप्टर्स, अदरवाइज देयर विल बी नो बेनिफिट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। मिस्टर एक्स एक इंडियन रेजिडेंट है, उन्होंने अर्न करा है फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। इनकम अर्न इन इंडिया पीजीबीपी आईओएस 20 और 5। इनकम अर्न इन कंट्री एक्स जिसके साथ हमारा डीटीए प्रिवेल नहीं करता 5 लाख, और वहां पर उसका टीडीएस कट गया है 10%। आपको डिडक्शन 80C टू 80U मिली है 4 लाख रुपए की। आपको बताना है कि किस तरीके से उसका टैक्स कैलकुलेट होगा। वेरी सिंपल, 2 मिनट सामने देख। आपने सबसे पहले क्या करना है, इनकम अर्नड इन इंडिया अंडर द हेड पीजीबीपी आईओएस, इनकम इन कंट्री एक्स जीटीआई 30 लाख, डिडक्शन 4, टीआई 26। अब इसको हम करना है टैक्स। कैसे करेंगे, पहले 2.5 पे निल, अगले 2.5 पे 5%, फिर 5 पे 20% एंड देन 30%। ऐसे करते हैं ना। 12,500, 1 लाख और 16 लाख का 30%, 480 ऐड कर लीजिए, 5,92,500। ठीक है जी, और इसमें 4% हम जोड़ देंगे HEC। ठीक है जी, कैलकुलेट करो जरा। चेक करिए जरा, ये हमारा आ गया 23,700 का HEC। इसमें आप ऐड कर लीजिएगा 592,500, ये आ जाएगा 616,200 टोटल टैक्स जो इसका बनता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान से सुनेंगे। टैक्स तो हमने निकाल लिया, अब 616,200 ये इसका टैक्स आ गया, माइनस करना है हमें रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अब वो कैसे देंगे हम, जो टैक्स इसने पे करा होगा इन, हाँ जी, कंट्री एक्स, कितना पे करा था चेक कर लो सर। इसने पे करा था 5 लाख का 10% बाय द वे ऑफ टीडीएस। तो ये हमारे पास आ गया 50,000। ठीक है सर, ठीक है। या फिर जो भी एवरेज टैक्स रेट होगा इन इंडिया इनटू डबली टैक्स इनकम। ठीक है ना, यही है ना। अब एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालते हैं, 616,200 डिवाइड बाय, ये टैक्स था ना, टोटल इनकम कितनी थी 26 लाख इनटू 100। तो आप कैलकुलेट करो जरा, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कितना आएगा, 616,200 डिवाइड बाय 26 लाख इनटू 100, तो ये आएगा 23.7%। तो इसका मतलब इंडिया में जो आपको टैक्स दिया जा रहा है, जो आपसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, उसका एवरेज टैक्स रेट इज 23.7%। तो अब हम क्या करेंगे, 23.7% मल्टीप्लाइड बाय जो भी डबली टैक्स इनकम थी 5 लाख। ठीक है, दोनों में से जो भी लोअर होगा, तो डेफिनेटली 10% ही लोअर आएगा, तो वो 50,000 आपको लेस हो जाएगा।
तो बैलेंस जो होगा दैट इज द फाइनल टैक्स विच इज पेबल बाय यू. सो सिंपल. मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया है. एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करके इनटू करना है डब्ल्यू टैक्स इनकम, तो आपके पास फाइनल जो भी आएगा वो रिलीफ ग्रांट करके दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है जी. चलिए बहुत बढ़िया. तो ये हमारा सेक्शन 91 भी हो गया खत्म. तो मेरे ख्याल से 90 91 दोनों क्लियर हो गए हमें. ठीक है. अब बड़े छोटे छोटे से पॉइंट है. एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है टिया. सर टिया क्या होता है? टिया की फुल फॉर्म होती है टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स. देखिए गवर्नमेंट ने ना जब डीटीएस बनाया था तो उसमें भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन था फॉर इवेजन ऑफ टैक्सेस एंड ऑल दैट, जो मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था आपको. लेकिन डीटीएस ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, बहुत क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को कवर अप करती है. तो उसमें टैक्स मैटर वन ऑफ द मैटर होता है. ठीक है. और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जिनके साथ हमारी डीटीएस आई नहीं है. तो अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसा करें, टियाज इंट्रोड्यूस करते हैं. टियाज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये स्पेसिफिकली बनाई गई है फॉर एक्सचेंज ऑफ टैक्स इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. तो इसमें हम लोग सभी कंट्रीज के साथ टिया साइन करेंगे और वी विल ट्राई कि कम से कम उन कंट्रीज का टिया साइन जरूर हो जिनके साथ हमारी डीटीएस नहीं है. चलो डीटीएस नहीं है कोई बात नहीं, टिया साइन कर लो, ऐसी वाली बात है, ताकि लोग जो हैं हमारे यहां से चोरियां करके उस तरफ ना भाग जाए. ठीक है ना. तो टीआस का ऑब्जेक्टिव और डीटीएस का ऑब्जेक्टिव में फर्क आपको समझ आ रहा होगा. टीआर थोड़ा नैरो है, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है? टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स. डीटीए क्या है? सभी चीजों के बारे में बात करता है. उसके अंदर इनकम का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कैसे होगा, रिलीफ कैसे करना है, म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन कैसे बढ़ाने हैं, रिकवरी ऑफ टैक्सेस. तो उसमें टैक्स मैटर होते हैं, बट उसमें टैक्स मैटर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट होता है. और इसमें टीआस के अंदर सिर्फ और सिर्फ टैक्स मैटर्स ही होते हैं. सो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड मोर स्पेसिफिक, मोर नैरोअर इन स्कोप इज टीआस एंड द ऑब्जेक्टिव इज कि हम लोग उन कंट्रीज के साथ टीआर साइन करें जिनके साथ हमारी डीटीएस या तो बहुत अच्छी नहीं बनी हुई या बनी ही नहीं हुई, सो दैट अगर हमारे यहां से कोई भी आदमी टैक्स इवेजन करके अवॉइडेंस करके वहां जाता है तो हम उस टैक्स की रिकवरी कर सके. ठीक है ना. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीआस. आपको एक बार यहां से इसको रीड करना है. The purpose to promote international cooperation in tax matters through exchange of information between two jurisdictions. TIAs are intended to use with the countries for which DTAs is not considered appropriate. TIAs narrower in scope होता है. ठीक है सर. अब आ जाते हैं डबल टैक्स. दो तरह के होते हैं बच्चे, एक होता है ज्यूरिडिकल और एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्स. ठीक है जी. ज्यूरिडिकल एंड इकोनॉमिक. ठीक है जी. अब ज्यूरिडिकल और इकोनॉमिक डबल टैक्स में फर्क क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक व्यक्ति की इनकम को इंडिया में भी टैक्स किया गया और सेम इनकम को यूएस में भी टैक्स किया गया. इसको बोलते हैं ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन. ज्यूरिडिकल का मतलब डबल टैक्स की वजह दो अलग ज्यूरिसडिक्शन थी, वन इंडिया वन यूएस. ठीक है जी. तो आपको प्रैक्टिकली जो मैंने पढ़ाया वो सारा ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन था. ठीक है. एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मतलब होता है हमारी ही कंट्री में, एक ही कंट्री में एक ही इनकम पे दो बार टैक्स हो गया. जो आपको आई एम वेरी श्योर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, डिविडेंड्स. आप बताइए डिविडेंड इनकम क्या होती है? कि जब इनकम पहले तो कंपनी अर्न करती है टैक्स देती है, फिर उस टैक्स पेड इनकम को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर फिर सीडीटी पे करती है. फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं अगर उनके पास एग्रीगेट 10 लाख से ऊपर है तो क्या वो भी टैक्स देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन समझ रहे हैं? एक ही कंट्री में एक ही इनकम पर बार बार टैक्स लगना. यहां पर दो कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है, कंट्री एक ही है, एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग लॉज की वजह से हमारे पास डबल टैक्सेशन हो रहा हो, तो जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. ठीक है सर. एक आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव डीटीएस और एक लिमिटेड डीटीएस. ये तो बहुत सिंपल है. कॉम्प्रिहेंसिव डीटीएस क्या होती है? जिसके अंदर हम लोग सारे मैटर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं. लिमिटेड डीटीए का मतलब ओनली फ्यू मैटर्स आर कवर्ड, रेस्ट ऑफ द मैटर्स आर इग्नोर्ड. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, पाकिस्तान के साथ हमारी डीटीए जो है वो लिमिटेड डीटीए है. ओनली ऑन सिलेक्टेड मैटर्स डीटीए साइंड है, बाकी रेस्ट ऑफ द मैटर्स को इग्नोर किया गया. ठीक है ना. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनके साथ हमारी कॉम्प्रिहेंसिव डीटीए साइंड होती है. क्लियर है ना. जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट हर तरह की इनकम्स को कवर अप कर लेते हैं. क्लियर है. चलिए आई एम वेरी श्योर ये चैप्टर आपको समझ आ गया है. डीटीएस का चैप्टर कंप्लीट हुआ. आपको घर पे आज इसको कंप्लीट करना है. बुक से अच्छे से थॉरोली पढ़ो
और साथ में एक काम और करना है आपने, और वो ये कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, मैंने बार बार कहा डिडक्शंस आपको परेशान कर सकता है। हालांकि न्यू सिलेबस में डिडक्शन आपके स्टडी मैट में नहीं है, बट स्टिल जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डिडक्शन कुछ ना कुछ आ सकता है। सो आई वांट यू पीपल की डिडक्शन भी साथ में तैयार कर लीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी टू अटेम्प्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ डीटीएस, राइट? ठीक है सर। और इस अगला चैप्टर अब हमारा कौन सा होना चाहिए, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अकॉर्डिंगली वी विल प्लान। और नेक्स्ट चैप्टर होगा इंटरनेशनल टैक्स से ही, चैप्टर कौन सा होगा वो आप बताएंगे, एंड दैट विल बी ऑन थर्सडे नाउ विद द सेम टाइम, राइट? चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, एंड प्लीज पैनिक नहीं करना, पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बिकॉज हमारे यहाँ पर खासकर दिल्ली के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स इस समय वॉच कर रहे हैं, हमारा मेडिकल सिस्टम becomes a very big flop show. Nobody is taking care, so you have to take care of yourself and your family members, right? So please ensure कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें और साथ में बाहर ज़्यादा ना घूमें, घर में ही रहें और कोशिश करें कि अपना गर्म पानी टाइम टू टाइम पीते रहें, ठीक है? हल्दी वाला दूध पियो, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जरूरी है आप लोगों को बताना, बिकॉज फिट रहोगे तभी पढ़ाई करोगे, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।